बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट एबीएसटी, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेसन रेशो एनालिसिस। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संबंध एस के कंपनी की पुस्तकों से लिए गए हैं। कैपिटल 60,000, फिक्स एसेट्स 20,000, 15% लॉन्ग टर्म लोन 10,000, डेटर्स 15,000, क्रेडिटर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पेबल नेक्स्ट ईयर 25,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, फिनिश गुड्स 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5,000, केस 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,000। चिट्टा तैयार करके निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट है चालू अनुपात, सेकंड अम्ल परक अनुपात और थर्ड है कार्यशील पूंजी। इंग्लिश में बोल रखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग। करंट रेशो, सेकंड है एसिड टेस्ट रेशो और थर्ड है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। रही बात बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। लायबिलिटी साइड में तो आपको रखना है कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पेबल नेक्स्ट ईयर। मतलब ये बैलेंस शीट नहीं है, इसमें मिक्स में दिया हुआ है। इस साइड एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों के, उस साइड एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों के हैं। आपको इनकी छटनी करनी है। लायबिलिटीज की चीज़ों को लायबिलिटी साइड में रखना है और एसेट्स की चीज़ों को एसेट साइड में रखना है। ऐसे पहले सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाएं, उसके बाद में जैसे मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन को सोल्व किया है वो फिर आप बाद में करें, क्योंकि इसने कहा है कि चिट्टा तैयार करके निम्न की गणना करें। मतलब पहला करंट रेशो, दूसरा है एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो और तीसरा है वर्किंग कैपिटल। तो आपको पहले बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए मैं बता देता हूँ कि लायबिलिटीज क्या क्या है, एसेट्स क्या है, उस हिसाब से आप रखकर बैलेंस शीट तैयार कर लें। उसके बाद में जो भी मैं बोर्ड पर बताऊँगा उस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर लें। तो कैपिटल लायबिलिटीज हो गई, फिक्स एसेट्स हो गई, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पेबल नेक्स्ट ईयर लायबिलिटीज, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर नेक्स्ट है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, फिर स्टॉक इन फिनिश गुड्स। यानी स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये एसेट्स हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटीज, केस एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स। ठीक है। तो इस तरह से आप लायबिलिटीज, जो मैंने जिनको लायबिलिटीज बताया है उनको आप लायबिलिटी साइड रख लें और जिनको मैंने एसेट्स बताया उनको एसेट साइड में रख लें। इस तरह से आप बैलेंस शीट तैयार कर लें। फिर उसके बाद मैंने जो बोर्ड पर बताया उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो चाहे तो आप सबसे पहले ये तीनों फॉर्मूला ही रख ले भाई। को भले करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो का सूत्र है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं है, केवल वर्किंग कैपिटल पूछा इसने कार्यशील पूंजी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप चाहो तो इनको सबसे पहले ऊपर रख सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं। यानी आप इस प्रश्न को इस तरह से हल कीजिए। सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट बना लो, जैसे मैंने बताया। बैलेंस शीट में नहीं बना सकता, बोर्ड में इतनी जगह नहीं बचेगी ना, इस वजह से। तो आप पहले बैलेंस शीट बना लो। आपको मैंने बता ही दिया लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें आएगी, एसेट साइड में क्या क्या आएगा, है ना। और फिर आप ये तीनों इस तरह से रख लीजिए ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में आप करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स ये आप कैलकुलेट कर लो, और जो भी अमाउंट आए वो आप सूत्र में उनको रखो और कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। चलिए, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें लेंगे। स्टॉक 3 प्रकार का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। केस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स, ये चीज़ें अपनी
करंट एसेट्स है। तो स्टॉक में देखिए रॉ मटेरियल 25,000, वर्क इन प्रोग्रेस 15,000 और फिनिश गुड्स 10,000। केस है आपका 8,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 7,000 और डेटर्स है आपका 15,000। तो 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, ये आपके हो गए 80,000। कुल मिलाकर करंट एसेट्स आ गए आपकी 80,000। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आ गई अपनी 80,000। फिर है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नेक्स्ट ईयर। देखिए मतलब अभी अपन ने कोई माल उधार खरीदा है या कोई भी इस तरह से लेन देन किया है तो अपन को नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना है ना। नेक्स्ट ईयर का मतलब 6 महीने बाद या 10 महीने बाद, है ना, आपको कुल मिलाकर नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना ही है ना। तो ये 12 महीने की अवधि में ही माना जाता है। आप यूं नहीं समझे कि ये जो डिपॉजिट्स है मतलब ये जनता से उधार लिया है अपन ने, है ना, जैसे शेयर इशू करके उधार ले लेते हैं ना पैसे, उस तरह से। तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मतलब पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट है, कुल मिलाकर अपन ने पैसा उधार ले रखा है, पेबल नेक्स्ट ईयर, अपन को नेक्स्ट ईयर भुगतान करना है। तो ये करंट लायबिलिटीज हो गई, है ना। मतलब साल भर के लगभग साल भर में आपको पेमेंट करना है, 12 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, तो आप इसको करंट लायबिलिटीज मान सकते हैं। और बाकी 3-4 साल बाद में आपको पेमेंट करना है तो फिर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है ना। तो आप ये मत समझो कि डिपॉजिट जो इन्होंने करवाया साल के शुरू में करवाया 1 अप्रैल को, इसलिए 31 मार्च तक 12 महीने हो जाएंगे। हो सकता है आज मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को जो महीना चल रहा है ना, उसमें उन्होंने डिपॉजिट करवाया। तो अब जैसे मान लीजिए अक्टूबर में डिपॉजिट करवाया तो उसके 12 महीने कब होंगे, अक्टूबर से अक्टूबर, तो वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा ना, अक्टूबर से अक्टूबर। तो इसलिए 12 महीने की अवधि के अंदर ही माना जाएगा। हाँ, यहाँ 2 ईयर होता, 1 ईयर नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर के स्थान पर यदि 2 ईयर होता तो फिर अपन इसको करंट लायबिलिटीज नहीं मानते, है ना। तो नेक्स्ट ईयर या उसी ईयर अपन पेमेंट कर रहे हैं। और स्पेशल रूप से मान लीजिए इसमें तारीख आपको शो कर देता कि डिपॉजिट कब तक हो गया था, है ना, पब्लिक का पैसा, और आपको कब इसका पेमेंट करना है ना, पेबल कब करना है, और वो अवधि 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर अपने इसको करंट लायबिलिटीज नहीं मानते। यहाँ पर इस मामले में तारीख वगैरह भी नहीं दी हुई है ना, महीना भी नहीं दिया हुआ कौन से महीने में पैसा आया है, कब देना है, केवल ये बता रखा है नेक्स्ट ईयर में आपको पैसा देना है। तो आज जैसे मान लीजिए अगस्त है ना, तो अगस्त से अगस्त 12 महीने, तो अगस्त कैसे जाएगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, इस अगस्त से अगला अगस्त नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, तो 12 महीने की अवधि मानी जाएगी। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स आपका 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5,000, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पेबल नेक्स्ट ईयर 25,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, ये आपके 55,000 रुपये हो गए, यानी करंट लायबिलिटीज आपकी 55,000 हो गई। तो करंट लायबिलिटीज आपकी 55,000 आ गई। 80,000 में 55,000 का भाग देंगे 1.45 भाग 1, ये आपका करंट रेशो आ गया 1.45:1। फिर है लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, जिसमें करंट लायबिलिटीज तो अपनी वही 55,000 रह जाएगी, लेकिन लिक्विड एसेट्स अपन को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए लिक्विड एसेट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन, है ना। लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। स्टॉक 3 प्रकार के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। और 2 चीज लेस करेंगे ना करंट एसेट्स में से, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा 2 और होते हैं, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स। तो वो यदि इस क्वेश्चन में होते तो उनको भी अपन करंट एसेट्स में से लेस कर देते लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए। लेकिन अपने पास 2 ही चीज़ है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उनको प्लस करके फिर लेस कर रहे हैं, है ना, घटा रहे हैं। तो करंट एसेट्स अपनी 80,000 आई थी पहले, ठीक है ना। उसमें से स्टॉक तीनों, कौन कौन सी तीनों, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, 25 प्लस 15 प्लस 10, है ना, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,000। तो
तो इस तरह से इनका टोटल हो गया 57,000, मतलब स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस का टोटल हो गया 57,000। 80,000 में 57,000 यदि अपन लेस करेंगे, घटाएंगे, तो 23,000 अपने लिक्विड एसेट्स आ गई। ठीक है, तो अब देखो लिक्विड एसेट्स आ गई 23,000, 55,000 का भाग देंगे तो 0.41, फिर आगे राउंड ऑफ और आएगा, मतलब 5 या 5 से ज्यादा आएगा, है ना। कैसे, इसके आगे जैसे 0.41 के आगे 5 या 5 से ज्यादा आ रहा है, ये डिजिट तीसरा पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये इसको बढ़ाकर 2 कर देगा, 1 को 2 कर देगा, है ना, मतलब 5 या 5 से ज्यादा आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लें, तो ये 41, 42 हो जाएंगे इस तरह से राउंड ऑफ होके, है ना। तीसरे डिजिट से सेकंड डिजिट आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। तो 0.42 भाग 1 आ गया, यानी 0.42 अनुपात 1 लिक्विड रेशो आ गया। वर्किंग कैपिटल का बहुत आसान सूत्र है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर दीजिए। करंट एसेट्स आपकी कितनी है 80,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी 55,000, तो 80,000 में से 55,000 आप लेस करेंगे तो 25,000 आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई, आपकी कार्यशील पूंजी 25,000 रुपये आ गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले दोबारा बता दो, बैलेंस शीट बना लेना, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज, एसेट साइड में एसेट्स, उसके बाद में आप ये तीनों सूत्र लगा लेना ऊपरी ऊपर, उसके बाद में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन मान लीजिए एक भी छोटी सी चूक हो गई, जैसे मान लीजिए आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लेना भूल गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेना भूल गए, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेना भूल गए, स्टॉक में आपने तीनों स्टॉक को नहीं लिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, इस तरह से कोई भी चीज यदि छूट जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि देखो करंट एसेट्स इसमें भी आ रही है, करंट लायबिलिटीज दोनों इसमें आ रही है, और करंट एसेट्स यदि यही गलत हो जाएगी तो लिक्विड एसेट्स भी गलत निकलेगी। क्यों, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में करंट एसेट्स फिर से काम में आ रही है, इसके अंदर भी देखो करंट एसेट्स काम में आ रही है। तो यदि आपको जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज गलत हो गई किसी भी पॉइंट की वजह से, तो पूरा का पूरा सवाल आपका गलत होगा। इसलिए बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज करंट एसेट्स होती है, कौन कौन सी चीज करंट लायबिलिटीज होती है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट की स्थिति में आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप के सामने क्वेश्चन में कोई भी शब्द आता है, कोई भी पॉइंट्स आता है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है ना। ये करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, या जो भी है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप रेशो कर पाएंगे। रेशो मतलब पिछला जो भी आपने पढ़ा है वो अनुभव आपका इसमें काम में आएगा, है ना। फिर पहले जो भी आपने किसी भी चैप्टर में पढ़ा हो, है ना, क्योंकि हर चैप्टर में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या जो बाकी सूत्रों में भी चीज़ें आएगी, फिक्स एसेट्स वगैरह जो भी है, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो वो पिछली जो आपने पढ़ाई पढ़ी है ना, पिछली क्लासों में जो आपने अकाउंट से रिलेटेड जो आपने एजुकेशन ली है, उसका फायदा इसमें जरूर मिलेगा, है ना। कुल मिलाकर पिछला ज्ञान ही इसमें काम में आएगा, है ना। और ये चैप्टर एक से रिलेटेड नहीं है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अकाउंट्स जो भी आपने पढ़ी है वो बिल्कुल इसके अंदर काम में आएगी। तो आप कोई भी चीज़ में डाउट हो तो उसको आप बिल्कुल क्लियर करें, और एक एक चीज़ को आप ढंग से समझे कि ये करंट एसेट्स है क्या नहीं है, करंट लायबिलिटीज है या नहीं है ना। डाउट से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है।